ईरान के हमले पर इजरायली मिसाइल्स अभी तक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान को तो टारगेट कर रहा है। आज शुक्रवार है, जुमे का नमाज भी है और माना जा रहा है कि हमले के बाद पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बाहर आकर जुमे की नमाज में शामिल होंगे। साथ ही आज नसरुल्लाह को दफन भी किया जाएगा, यानी सुफुर्दे खाक। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी क्या हालात है, हम सीधे आप सभी को बेरूत लिए चलेंगे। अशरफ वानी के पास हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ वॉर रूम से राजीव ढोंडियाल भी जुड़े हुए हैं। अशरफ, आपकी मौजूदगी चूंकि बेरूत में है, बेरूत थर्रा गया है इजरायली हमले से, लेकिन अब जरा दर्शकों को समझाइए वो कौन सी वजह है कि इजराइल ईरान पर अटैक नहीं कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह बेरूत लेबनान पर अटैक लगातार कर रहा है। आशुतोष, दरअसल मैं बेरूत में नहीं हूं, मैं दक्षिणी लेबनान में हूं, जो करीब 70 किलोमीटर दूर है बेरूत से। और सबसे बड़ा जंग का अखाड़ा जो है वो यही दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। मैं आपको अपने पीछे जो है ये मेडिटेरियन सी है और यही जो है आगे जाके जो है इजराइल के साथ सीमा लगती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी है। मेरे पीछे वो जो पूरी रिहायशी एक शहर है, ये सैदून का शहर है, जो दक्षिणी लेबनान का एक बड़ा शहर है, सबसे बड़ा नहीं लेकिन एक बड़ा टाउन है। यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके में अगर हम 40 किलोमीटर के दायरे को देखें, पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से भी ज्यादा एरियल स्ट्राइक्स जो हैं वो आईडीएफ ने की है, क्योंकि यहाँ इस लेबनान के इस हिस्से में आईडीएफ यानी जो इजरायली सेना है उसने जमीनी जो है इन्वेजन किया है, ग्राउंड इन्वेजन किया है। यहाँ पर जो 150 एयर स्ट्राइक्स हुई है उसमें इजराइल की सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों और हिजबुल्लाह के जो वेयर हाउसेज और हथियार है उनको निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जितने भी आईडीएफ के हमले हो रहे हैं वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आम जनता पर भी हो रहे हैं। बेरूत में 11 एयर स्ट्राइक रात के भीतर हुई है, जिनमें यहाँ की सरकार ने पुष्टि की है कि 37 लोगों की जान गई है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने जो नया चीफ बनाया गया था हाशिम अशरफ, ये समझना चाहते हैं कि आखिर जो इजरायली मिसाइल्स हैं वो हुक्म का इंतजार क्यों कर रही हैं, क्योंकि ईरान ने भी तो पलटवार किया था ना, 200 मिसाइल्स दागे थे और चेतावनी भी दी, शांति की अपील भी की। लेकिन अब अगर इजराइल फिलहाल टारगेट नहीं कर रहा है तो ये युद्ध के पहले की शांति है या फिर अभी कुछ और इंतजार किया जा रहा है? अमेरिका या और किसी की भूमिका हो सकती है? अमेरिका का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही इजराइल को आगाह किया है कि ईरान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको आप निशाना मत बनाइए, वो इस जंग को जो है विश्व जंग में बदल सकता है और इस जंग को और देशों तक फैला सकता है। जाहिर है कि ईरान ने भी अपनी तरफ से कतर की मध्यस्थता से अमेरिका तक ये मैसेज पहुंचाई है कि यदि इजराइल की तरफ से कोई हमाकत होती है ईरान पर हमले की तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। अभी तक ये दुनिया को पता नहीं है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यहाँ तक तो कई जानकारों का मानना है कि न्यूक्लियर बम ईरान के पास ही है, लेकिन उसने सार्वजनिक तौर पर अभी तक उसका टेस्ट नहीं किया है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वार है और दूसरी तरफ से अगर न्यूक्लियर वार होता है तो कहीं ना कहीं जो है रूस भी चुप रहने वाला नहीं है। तो मतलब दुनिया दो धड़ों में बटेगी और दुनिया के तमाम देश इसमें कूद पड़ेंगे। अशरफ, जुड़े रहिएगा, फौरन आपका रुख करते हैं। राजीव, आपसे अगला सवाल हम लें, उसके पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए इजरायली मिसाइल्स को ऑपरेशन लेबनान का कमांड दिया गया और मिशन तेहरान फिलहाल खामोश है। वो क्या इनसाइड स्टोरी है जो बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान से बदला लेने से फिलहाल तो रोक रही है? हमले की तारीख क्या होगी किसी को नहीं मालूम। देखिए रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, एक साल पहले 24 घंटे में गाजा पर हमले का बदला लेना इजराइल ने शुरू कर दिया था। तो इस बार ऐसा क्या है कि ईरान की 180 मिसाइल के जवाब में इजराइल अब तक सीधे ईरान से बदला नहीं ले रहा? क्या इजराइल वक्त और मौके का इंतजार ईरान पर हमले के लिए कर रहा है? क्या अमेरिका ने अभी इजराइल को ईरान पर हमले से रोक रखा है, या फिर शुक्रवार तक का इंतजार है और फिर हमले के लिए इजराइल तैयार है? शुक्रवार को 2 जगह पर नजर दुनिया के कई देश रखने वाले हैं। पहली,
हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को दफनाया जाना है। दूसरा, नसरल्लाह की मौत के बाद पहली बार शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सबके सामने आकर बोलने वाले, जहां ईरान पहले से ये कहता आ रहा है कि अब की बार इजराइल ने कुछ जवाबी हमला सोचा तो दोगुनी ताकत से ईरान इजराइल पर वार करेगा। ये लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह का मुख्यालय है। जमींदोज हो चुका हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, जहां शनिवार को हुए इजरायली हमले में नसरल्लाह की जान गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत थी इसको जमींदोज कर दिया। और यहाँ पर पहली बार आज जो है मीडिया को अलाउ किया है। करीब 1000 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट है यहाँ पर आए हैं। ये पहली तस्वीर कैद करने के लिए, और आज तक का हमेशा वादा रहता है कि दुनिया में कोई भी खबर हो सबसे पहले वो तस्वीर जो है आज तक पर दिखेगी। और यहाँ पर जो आज तक पहुँचा है हिजबुल्लाह के मुख्यालय हेडक्वार्टर के ऊपर हसन नसरुल्लाह जो है वो मारे गए। सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह नसरल्लाह इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया वो हेडक्वार्टर तो मिट्टी मिट्टी हुआ दिखता है, लेकिन अब तक नसरल्लाह का शव सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आया? क्या नसरल्लाह के शव को लेकर कोई सस्पेंस है? नसरल्लाह का शव सामने नहीं आया तो शुक्रवार को दफनाया किसे जाएगा? क्या सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से नसरल्लाह के शव का अंतिम संस्कार होगा? तो लेबनान से तो हमने अपडेट ले लिया। अब जरा वॉर रूम आप सभी को लिए चलते हैं। राजीव आपको समझाएंगे कि क्या वजह है कि इजराइल अटैक नहीं कर रहा है ईरान पर, और ईरान और इजराइल की शक्ति क्या कहती है, किसके पास कितनी शक्ति है। राजीव। बिल्कुल आशुतोष, दोनों की शक्तियों का एक बार आकलन कर लेते हैं कि इस समय अगर युद्ध होता है तो कौन कहां पर इस समय ठहरता है। ईरान और इजराइल दोनों की पावर आपके सामने, दोनों के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, उनकी कीमत क्या है आप जरा जान लीजिए। फतेह 2 84 लाख इसकी कीमत, शहाब 3 20 करोड़ इसकी कीमत। इजराइल की बात करें, इसके पास एरो मिसाइल है जिसकी 29 करोड़ की कीमत है। वहीं डेविड स्लिंग इसके पास है जिसकी कीमत 8 करोड़ है। और वो महत्वपूर्ण इसके पास आयरन डोम है जिसकी कीमत लगभग 33 लाख है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जो इसका कार्य है वो अद्भुत है। सफलता दर इसकी 90% है, जिसकी हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि इजराइल कई बार इससे पहले भी अलग अलग फ्रंट पर लड़ता रहा है और लड़ रहा है। वो गजा से भी झेल रहा था, उस पर हुती विद्रोहियों की तरफ से हमला हो रहा था, उस पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो रहा था, और उस पर ईरान की तरफ से भी अटैक हुए। तो हर तरफ आयरन डोम ने उसको बचाया है। आप देखिए महायुद्ध का ट्रेलर कैसे, ये इजराइल जो कि अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग समय में इस पर मिसाइल दागी गए हैं लगातार, लेकिन वो आयरन डोम हर तरफ से उनको ध्वस्त करता रहा। 2 अक्टूबर को इजराइल में लगभग 240 मिसाइलें जो है दागी गई। तो अलग अलग समय में आपको बता दें कि लगातार वो झेलता रहा है। वहीं लेबनान के बेरूत में लगातार बमबारी चल रही है, जहां वो ईरान के साथ तनाव में देखने को मिल रहा था। दूसरी तरफ उसने जो लेबनान है जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आक्रमण था वो उसने रोका नहीं। वहीं सीरिया की बात करें तो सीरिया के मिलिट्री डिपो पर भी हमला किया गया। तो महायुद्ध का ट्रेलर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल एक फ्रंट पर कई मोर्चों पर लड़ रहा है, और जहां से उसकी तरफ मिसाइल दागी जाती है तो वो तत्काल बदला ले लेता है। और ईरान पर कब जो है हमला करेगा, या ईरान से प्रतिशोध कब लेगा, इसी बात का इंतजार हो रहा है आशुतोष। ठीक है राजीव, आप जुड़े रहिएगा। देखिए, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ईरान में परमाणु ठिकाने पर इजराइल के हमले का समर्थन करेंगे, तो बाइडेन का जवाब था नहीं। दोबारा सवाल हुआ तो जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल अभी हमला नहीं करेगा, तो क्या अमेरिका ने ही इजराइल के हाथ फिलहाल बांध रखे हैं, जो इजराइल अब तक ईरान पर हमला नहीं कर रहा है। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. मंगलवार को ईरान के मिसाइल हमलों के बाद नेतन्याहू ने ये धमकी ईरान को दी थी। कहा था कि ऐसा हमला करेंगे कि ईरान भी याद रखेगा। इसके बाद से सारी दुनिया सांस रोककर इजराइल के पलटवार का इंतजार कर रही है। इजराइल ईरान का जवाब कब देगा, इस बारे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा, The last thing they need is to profit off of this. It's time for them to sit at the table and get this strike done. The last thing they need is to profit off of this. It's time for them to sit at the table and get this strike done.
अब सवाल है कि जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनकी तरफ से इजराइल को शांत करने की कोशिश हो रही है, या फिर ये अरब देशों का दबाव है जो इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के खतरे से घबराए हुए हैं? أصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير. ندعو إلى العمل الجاد لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. لن يتحقق الأمن دون تحقيق السلام العادل، وهذا لن يتحقق في منطقتنا إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 من يونيو 1967. ईरान के विदेश मंत्री ने इस संभावना को खारिज किया कि ईरान के हालिया हमले के जवाब में इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान कह रहा है कि एटमी ठिकानों पर हमले करना तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध है और अगर इजराइल ने ऐसा किया तो ये इजराइल का अंतिम हथियार होगा। अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया तो उससे युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने का डर है। इसीलिए अमेरिका भी कह चुका है कि वो इजराइल के ऐसे किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेगा। At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में सियासी हत्या भी करवाई जा सकती है, लेकिन इजराइल क्या करेगा ये वही तय करेगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। दरअसल हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन ईरान का ही है। नसरुल्लाह मारा गया, वो भी चहेता रहा है, और अब सैफुद्दीन जो मारा गया है वो भी ईरान का चहेता रहा है। राजीव, जरा इसको लेकर इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है वो दर्शकों के बीच रखिएगा। बिल्कुल आशुतोष, पहले हसन नसरुल्लाह मारा गया और उसके बाद से हाशिम सैफुद्दीन का भी खात्मा कर दिया गया है। लेकिन ये टेरर फैमिली का पूरा इतिहास आपको बताते हैं कि आखिर ईरान इतना पसंद क्यों करता है। दरअसल ईरान में ही सैफुद्दीन ने पूरी की पूरी पढ़ाई की। यूं तो पहले इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त पहले हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही जो कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आई उसके बाद से नाराजगी बढ़ी। सैफुद्दीन की बात करें तो ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का ये नजदीकी करीबी बताया जाता है। यही वजह है कि इतना प्यारा था और वो सत्ता में वहां पर बैठा भी, यानी कि हिजबुल्लाह का चीफ भी बना। सैफुद्दीन के बेटे की शादी सुलेमानी की बेटी से हुई है, यानी कि संबंध कितने करीबी अंदाजा लगाया जा सकता है। सैफुद्दीन के बेटे की शादी तब बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी ईरान में। ईरान में ही सैफुद्दीन की पढ़ाई होती है और सारे कार्य वो वहां पर उसने किए, सारी चीजें सीखी, और हिजबुल्लाह का जो चीफ बनाया गया उसके पीछे भी ईरान की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। बिल्कुल राजीव, जुड़े रहिएगा। देखिए, हिजबुल्लाह लगभग उसी तरह हमला करता है, अटैक करता है, जैसे बंकर्स और टनल से गाजा से हमास के आतंकी करते हैं। गाजा की तरह ही लेबनान में भी हिजबुल्लाह का पूरा पता लोक है, जिसे इजराइल खत्म करने पर आमादा है। और अब ये तस्वीरें भी देखिए। ईरान के इस्लामिक मीडिया रिपब्लिक चैनल ने मिसाइलों के जखीरे की तस्वीरें जारी की है। दावा किया गया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के टॉप अफसरों के अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर कौन कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस बार ईरान ने पहली बार फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, वजन 4100 किलो है। इसकी रफ्तार 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। पेलोड 750 किलो है और इसकी लक्ष्य की सटीकता 10 मीटर है। इजराइल ने जो तीसरी मिसाइल दागी वो गदर 110 है। ये भी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह शहाब 3A की उन्नत किस्म है। इसकी पेलोड 1000 किलो है। इन्हीं हथियारों पर ईरान को गुमान है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने उनकी बात मान ली होती तो वो आज जिंदा होता। ईरानी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायली हमले से पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेबनान से भाग जाने की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने 17 सितंबर के पेजर हमले के बाद नसरल्लाह को मैसेज भिजवाया था कि वो ईरान आ जाए
खामनेई ने कहा था कि हिजबुल्लाह के भीतर इजरायली एजेंट हैं और वो उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। खामनेई ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफोरुशन को हिजबुल्लाह चीफ को बेरूत जाकर ये मैसेज देने को कहा था, लेकिन इजरायली हमले में IRGC कमांडर की भी मौत हो गई। वो उस वक्त नसरल्लाह के ही साथ था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खामनेई तेहरान में सरकारी पदों पर इजरायली घुसपैठ को लेकर बहुत चिंतित है। खामनेई बेरूत से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इसलिए तेहरान बुला रहे थे कि उन्हें भरोसा था कि ईरान के अंदर इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि इजरायली हमलों से लेबनान में पिछले 4 दिन में 299 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी अटैक कर रहा है और सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का दामाद भी मारा गया है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो ईरान के हमले पर इजरायली मिसाइल्स अभी तक हुक्म का ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। आज शुक्रवार है और माना जा रहा है कि हमले के बाद पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बाहर आकर जुमे की नमाज में शामिल होंगे। साथ ही आज नसरुल्लाह को दफन भी किया जाना है, सुपुर्दे खाक। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और वहीं लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं, लेकिन ईरान पर अभी तक पलटवार नहीं किया है इजराइल ने। राजीव हमारे साथ वॉर रूम से जुड़े हुए थे। राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक डिटेल पहुंचाने के लिए, और अशरफ वानी आपका बहुत शुक्रिया बेरूत से लेबनान से जुड़ने के लिए।